ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ठीक है, तो देखिए कुछ फॉर्मूलेस हैं जिसको याद रखना है। जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का ओवरऑल ये फॉर्मूला रहेगा। रेजिस्टेंस जो होगा किसी भी वायर के लिए या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाते हैं हम लोग तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ये आर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल मतलब लेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जो दो इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, जैसे ये दो इलेक्ट्रोड्स रहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको एल से रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसका थिकनेस होगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाया जाता है तो फिर एक कांस्टेंट आएगी जिसको रेजिस्टिविटी कांस्टेंट बोला जाता है, इसको रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। तो रेजिस्टिव आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसका फॉर्मूला रहेगा, इसको याद रखना है। कुछ फॉर्मूले हैं जिसको याद रखना है हम लोगों को। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस जो होगा रेजिस्टेंस का जस्ट इनवर्स होगा। ठीक है, कंडक्टेंस जो होगा जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर किसी बुक्स में सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। तो G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक, एल अपॉन ए। अब इसी चीज को और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन रो विल बी इक्वल टू कप्पा। इस चीज को हम लोग कप्पा भी बोल सकते हैं। कप्पा को बोला जाता है कंडक्टिविटी। जिस तरीके से आर के लिए हम लोग रेजिस्टिविटी का टर्म्स यूज कर रहे हैं, वैसे ही कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी का टर्म यूज करेंगे, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कप्पा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसके अलावा L अपॉन ए को X से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर G स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, L अपॉन ए मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है ना उसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है। किसी भी एक सेल के लिए इसका जो वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि कोई भी सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कोई भी सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस सेल के लिए इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसका जो एरिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दोनों कांस्टेंट रहने वाला है। तो एल अपॉन ए का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए इसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है, एल अपॉन ए की वैल्यू को। ठीक है, ओवरऑल जब हम लोग देखेंगे जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू 1 अपॉन एक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर इसको 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इसको रिप्रेजेंट किए कप्पा से, और एल अपॉन ए को रिप्रेजेंट किए जी स्टार से या फिर एक्स से। तो ओवरऑल कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1 अपॉन एक्स, या फिर इसी चीज को G इज इक्वल्स टू के इंटू 1 अपॉन जी स्टार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल कप्पा से हम लोगों को काम रहता है, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको बोला जाता है, या फिर कंडक्टिविटी जिसको बोला जाता है, इसी से हम लोगों को काम है। G इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G इंटू जी स्टार या फिर G इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, G इंटू एक्स के बराबर इसका वैल्यू होगा। मतलब कप्पा इज इक्वल्स टू मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को याद रखिएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मतलब कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G इंटू जी स्टार, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे कंडक्टेंस का यूनिट नहीं लिखा है क्या, कंडक्टेंस का यूनिट यहाँ पे नहीं लिखा है। कंडक्टेंस जस्ट इनवर्स है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मुहो बोलेंगे या फिर ओम इनवर्स बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू, इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स, इसको मुहो भी बोलते हैं या फिर साइमन भी बोलेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट्स याद रखने हैं हम लोगों को और फॉर्मूलाज को याद रखना है।
ठीक। और तीसरा चीज क्या है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट बोलने का मतलब जी स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है इसी को, या फिर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसी चीज को एल अपॉन ए से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब लेंथ जो है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में शो करता हूं, लेंथ मतलब जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं सेंटीमीटर में शो कर रहा हूं, एरिया को किससे शो करेंगे, लेंथ इंटू लेंथ, है ना, साइड इंटू साइड, ये एरिया को बताता है। तो दो बार लेंथ का टर्म आ रहा है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बोलने का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में इसका वैल्यू आएगा। या तो आप मीटर इनवर्स में भी ले सकते हैं, मीटर इनवर्स में भी इसका वैल्यू आ सकता है। तो इसका सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। अब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ही किसका यूनिट बनेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का या फिर कंडक्टिविटी का, जिसको हम लोग कप्पा बोल रहे हैं। ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे से साइमन ले लेते हैं और यहां पे से मीटर इनवर्स ले लेते हैं, या फिर ओ इनवर्स ले लेते हैं इनटू सेंटीमीटर इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है। तो ये भी एक यूनिट बन जाएगा, ये एक यूनिट बन जाएगा। दूसरा यूनिट क्या बन सकता है, मुंह सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी यूनिट बन सकता है। साइमन, साइमन को डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा ओ इनवर्स मीटर इनवर्स, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्टली साइमन पर सेंटीमीटर इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फॉर्म में इसकी यूनिट को मॉडिफाई करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी फॉर्मूलाज हैं जिसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। फिर से इस पेज के कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं इसको फिर से बता रहा हूं। जैसे रेजिस्टेंस का पहला फॉर्मूला रो एल इंटू ए, एल बाई ए, रो एल बाई ए, ये वाले फॉर्मूलों को याद रखिए। वैसे ही रेजिस्टिविटी के फॉर्मूलों को याद रखिए। रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। ठीक है। रेजिस्टिविटी के भी फॉर्मूलों को याद रखिए। रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का या फिर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस का ही वैल्यू है अगर उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ जो हो वो 1 सेंटीमीटर हो। अगर मैं इसके वैल्यू को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वैल्यू को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर रख देता हूँ और लेंथ के वैल्यू को 1 सेंटीमीटर रख देते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू 1 हो जाएगा, तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर के बराबर। ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो रो है ना, रेजिस्टिविटी जो है ना, वो रेजिस्टेंस ही है कौन से वायर का, 1 सेंटीमीटर लंबा वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो। ठीक है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जिसमें इलेक्ट्रोड्स का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर हो और उनका जो इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो। ठीक है। इसको थियोरेटिकली ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक। अब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, इस वाले फॉर्मूला को याद रखिए, इसी से ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो कोई मतलब इनमें से कोई भी सा एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। उसके बाद कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखिए, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। ठीक है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आप कंडक्टेंस का ये जी है उसके वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं, ओवरऑल वैल्यू को। ठीक है। इसके अलावा कप्पा की वैल्यू को याद रखिए, कप्पा इज इक्वल्स टू व्हाट, कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक है। जिस तरीके से कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेजिस्टेंस का इनवर्स है, वैसे ही कप्पा जो है रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। ठीक है। कप्पा जो है वो रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। कप्पा को और अच्छे से डिफाइन करूंगा मैं आगे चल के, मतलब आगे में ही और अच्छे से डिफाइन करेंगे इसको। जिस तरीके से अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात की है ना, वैसे ही कप्पा के बारे में बात करेंगे। तो ये कंडक्टेंस जिस तरीके से रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, वैसे ही कप्पा जो होता है वो रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस बोलने का मतलब एक ऑब्स्टिकल, करंट के फ्लो होने के लिए जो ऑब्स्टिकल प्रोवाइड होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। भाई कंडक्टेंस किसको बोला जाता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको कंडक्टेंस बोला जाता है किसी भी वायर के लिए या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक। इसके अलावा जी का वैल्यू याद रख लिया हमने। उसके बाद फिर कप्पा का वैल्यू याद रखिए, कप्पा इज इक्वल टू, मतलब ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार।
ठीक है। और इसकी सारी यूनिट्स, सबसे पहले रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम। कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मोहो, साइमन या फिर ओम इनवर्स। ठीक है। उसके बाद फिर कप्पा का यूनिट क्या हो गया, कप्पा का यूनिट ये सभी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। चलिए, यूनिट ऑफ कप्पा उसी चीज को लिखा गया है अभी अभी जिसके बारे में हम लोग बात किए। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ कप्पा, कप्पा का डेफिनेशन क्या है, आप देखिए फॉर्मूला देखिए इसका। कप्पा अभी अभी हम लोगों ने देखा वो G इंटू जी स्टार के बराबर होता है, मतलब कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट के बराबर होता है। तो कप्पा का जो वैल्यू है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, G इंटू जी स्टार, जी स्टार बोलने का मतलब L अपॉन ए। ठीक है, L अपॉन ए होता है। अगर लेंथ जो है, लेंथ को 1 सेंटीमीटर रख दिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो कप्पा का जो वैल्यू है वो कंडक्टेंस के बराबर आ जाता है। कप्पा का जो वैल्यू है वो कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताइए, आएगा ना, सिंपल सा चीज है, आएगा ही, यस सर। है ना। 2 मिनट, क्या बोल रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बताइए। ओके, तो कप्पा का जो वैल्यू है वो G इंटू जी स्टार के बराबर होता है, मतलब कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर सेल कांस्टेंट के वैल्यूज में L और A का जो वैल्यू है उसको 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली रख दिया जाए, तो कप्पा का जो वैल्यू है वो G के बराबर हो जाएगा। बोलने का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर रखा गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया गया। ओवरऑल अगर मैं देखूं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया के बराबर होगा क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऐसे करके बोलते हैं, तो ओवरऑल वॉल्यूम निकलता है। तो वही चीज तो यहाँ पे कर रहे हैं, लेंथ 1 सेंटीमीटर का यूनिट, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर वाला यूनिट। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट नहीं बन जाएगा। तो अगर लेंथ इंटू ए, लेंथ को मैं एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो वॉल्यूम निकल करके आता है। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात, लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम का यूनिट निकल करके आता है। अब इस वॉल्यूम की यूनिट के बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एल अगर 1 सेंटीमीटर रख दिया, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया, तो मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम जो होगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बेसिस पे बात कर रहा हूँ। उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होगा। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को हम लोग 1 सीसी भी बोलते हैं और इसी को हम लोग 1 ml भी बोलते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है। आपने देखा होगा, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में देखा होगा, 1 सेंटीमीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ml। ठीक है, और वैसे ही 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डेसीलीटर का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये तो 1 सीसी जो होगा वो 1 ml के बराबर होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कि 1 ml सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है, उसका जितना भी कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होगा, जितना भी कंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा, वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को थ्योरेटिकली भी लिखा गया है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। समझ में आया क्या ये वाला बात, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, उसके बेसिस पे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा ना, सिर्फ उतने ही अमाउंट में जितना भी कंडक्टेंस आ रहा होगा उसी को हम लोग कंडक्टेंस बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में। चलिए, तो ये डिस्कशन हो गया, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हाँ बोलिए सर, फार्मूला में तो एल अपन एल बटे ए लिखा हुआ है और आप वैल्यू बाय इंटू एल इंटू ए बोल रहे हैं, तो फिर ये कैसे मैच करेगा? नहीं, इसको हम लोग, ये क्या है, हम किसी बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे ना।
हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे, तो यहाँ पे L इंटू ए इसलिए किया गया है क्योंकि लेंथ क्या है, सेंटीमीटर का यूनिट शो करता है, एरिया क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट शो करता है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट मिलेगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट किसको शो करता है, वॉल्यूम को शो करता है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। क्योंकि हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग सॉल्यूशन का जो यूनिट लेंगे वो वॉल्यूम के टर्म्स में लेंगे, है ना, जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसको वॉल्यूम के टर्म्स में लेंगे, लेंथ या फिर ब्रेथ में बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो इसलिए इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिया गया। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस निकल करके आएगा उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे कि ये क्यूब है, ठीक है, और बुक्स वगैरह में ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं इसको। ये क्यूब है, ये क्यूब ना, इस पर्टिकुलर क्यूब का लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस क्यूब का, ये क्यूब ना खाली क्यूब है, इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देता हूँ, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया और इसको ना पूरा फुल कर दिया, अच्छे से फिल कर दिया इसको, ठीक, तो इसके अंदर में कितना कितना अमाउंट सॉल्यूशन आया, 1 ml का सॉल्यूशन आया, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि 1 cc का सॉल्यूशन आया, या इसी चीज को मैं ये बोल सकता हूं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन आया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन आया, 1 ml सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, 1 cc का सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आया है, तो जितना भी अमाउंट का सॉल्यूशन आया हुआ है ना, ये सॉल्यूशन जितना भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कप्पा, इसी को हम लोग बोलेंगे कप्पा, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। 3 टर्म्स है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या फिर कप्पा, ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। ये बात तो समझ में आ गया हम लोगों को कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोला जाता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मोलर कंडक्टेंस किसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक गिलास पानी लेकर के आता हूं, ठीक है, एक गिलास पानी, अब ये पानी का ये पानी जो है ना, एक गिलास बस लिया हूं, इसको कुछ मेजर नहीं किया हूं, एक गिलास भरने का मतलब एक गिलास बस, कुछ ml में मेजर नहीं किया हूं। अब इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मैं 1 मोल NaCl का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्ट डालता हूं, 1 मोल NaCl का सॉल्ट डालता हूं और उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर देता हूं उस पानी के सॉल्यूशन में। तो ये वाला जो वाटर रहेगा ना, ये जो वाटर जितना भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, समझ में आया। जितना भी अमाउंट ऑफ जितना भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस, ठीक। तो इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे देखिए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैप M से, M जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ऐसे, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। तो कोई भी सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है और जितना भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन होगा उसका खुद का एक पर्टिकुलर मोलैरिटी होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का खुद का अपना एक मोलैरिटी होगा। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आगे देखते हैं। और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl डला हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस चीज को आप जानते ही होंगे, सॉल्यूशन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है मोलैरिटी, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, समझ में आया। Yes, sir.
अगर मुझे वॉल्यूम के बारे में बात करना है तो वॉल्यूम को क्या करूंगा, इस तरफ लेकर के जाऊंगा, और मोलैरिटी को क्या करूंगा, इस साइड में लेकर के आ जाऊंगा। मतलब सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मुझे वॉल्यूम लेकर के आना है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, अगर मैं 1 मोल NaCl डाल रहा हूं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, इसका ओवरऑल यूनिट वॉल्यूम का ही यूनिट आने वाला है। वॉल्यूम का यूनिट किसमें है, लीटर्स में है, तो ओवरऑल इसका यूनिट जो रहेगा ना वो लीटर्स में आएगा। ठीक है, इसका ओवरऑल यूनिट जो रहेगा वो लीटर्स में आएगा। लीटर्स में कैसे आएगा आप खुद भी देख सकते हैं। ये मोल्स हो गया, एन ऑफ सॉल्यूट जो लिखा हुआ है वो मोल्स हो गया। ठीक है, और ये मोलैरिटी हो गया। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर। कहां से पता चला, यहां पे से देख लीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका मोल्स होता है यूनिट और इसका क्या होता है, लीटर होता है, तो मोल्स पर लीटर होगा। मोल्स पर लीटर को मैं नीचे में लीटर ना लिख करके ऊपर में लीटर लिख देता हूं। ठीक है, ऊपर में लीटर लिख रहा हूं ऐसे करके, तो आप देखिए मोल्स और मोल्स कट जाएंगे, लीटर्स में इसका यूनिट आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब हमने फिक्स क्या कर दिया, मोल्स को फिक्स कर दिया, जो कि किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। ठीक है, अब मोलैरिटी तो मुझे पता नहीं है, तो मोलैरिटी को मोलैरिटी इस तरीके से लिखा गया है। तो इसका जो ओवरऑल यूनिट आएगा वो लीटर्स के टर्म्स पे आएगा, लीटर्स। ठीक, लीटर के टर्म्स में आने वाला है। समझ में आया क्या। अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि ओवरऑल जो 1 ml का सॉल्यूशन होता है, 1 ml के सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाएगा या फिर कप्पा बोला जाएगा। अब मैं आ रहा हूं इस पर्टिकुलर चीज में, यहाँ पे से अगर मुझे वॉल्यूम निकालना पड़े तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के वॉल्यूम का कंडक्टेंस को मैंने K से रिप्रेजेंट किया, तो इतने अमाउंट के वॉल्यूम का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसकी कंडक्टेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, मेथड क्या है उसको रिप्रेजेंट करने का, तो उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहां पे से मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, इसी वॉल्यूम को मुझे रिप्रेजेंट करना है। अभी हमने क्या बात किया था कि जो 1 ml का 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कप्पा के। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कप्पा के। तो जो भी हमारा मोलैरिटी का एक पर्टिकुलर मोलैरिटी का जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसके वॉल्यूम को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके वॉल्यूम को हम लोग उसके कंडक्टेंस के किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए अब यहां पे से वॉल्यूम निकला हम लोगों का VL, वॉल्यूम किस में निकला, लीटर्स में निकला, बट हम लोग बात किस में कर रहे हैं, कौन से वॉल्यूम, मिलीलीटर में बात कर रहे हैं, तो पहले इसी चीज को मिलीलीटर में चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ओवरऑल लीटर में निकला है, इसको मोल्स में कंफ्यूजन मत हो जाइए क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी लिखा गया था ना, तो इसलिए मोल्स डाल दिया गया। खैर इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लीटर ही लेकर के चलना है आपको। तो ओवरऑल जो भी आया है वो लीटर में आया है। अब इसी लीटर को पहले मिलीलीटर में चेंज करिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो जितना भी लीटर है उसको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो इसी वॉल्यूम जो कि लीटर में था उसको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 अपॉन मोलैरिटी इंटू 1000। ठीक है, तो ये किस में आ गया, मिलीलीटर में आ गया, ये किस में आ गया, मिलीलीटर में आ गया। अब अगर मिले 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसको K से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं 1000 अपॉन m मिलीलीटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको कंडक्टेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर एक बिस्किट 5 रुपए का आ रहा है तो 10 बिस्किट कितने रुपए का आएगा, 10 into 5, है ना, वैसे ही करते हैं ना। यस सर। अगर एक बिस्किट 5 रुपए का आ रहा है तो 10 बिस्किट कितने का, 10 into 5 से आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे 1 ml कंडक्टेंस, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को K से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 1000 अपॉन m मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करूंगा मैं किससे, K into 1000 अपॉन m से। ठीक है, K into 1000 अपॉन m से। ये क्या है, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस है, ये क्या है,
मोलर कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। शायद डेरिवेशन से हम लोगों को कोई काम नहीं है, हमें मेन फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी के बराबर होगा। ठीक, तो उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इसी तरीके से। ठीक है, समझ में आया ये वाला चीज? मोलर कंडक्टेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी यूनिट के बारे में भी बात करेंगे हम लोग नीचे की तरफ, आप खुद भी यूनिट को निकाल सकते हैं, शायद बात कर लेंगे उसके बारे में। अब देखिए, वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, जैसे कि हमने बात किया अभी अभी मोलर कंडक्टेंस के बारे में। एकदम बेसिक सा चीज है ना, इसको एकदम से कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप कितना भी पानी ले लो, जितना भी अमाउंट ऑफ पानी लोगे उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो जितना भी कंडक्टेंस शो करेगा वो, तो वही क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए वही मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? अब हमने 1 मोल्स के बारे में बात किया, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर डाला गया किसी भी सॉल्यूशन में तो वो क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। मतलब सॉल्वेंट में 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला गया तो वही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो सेम चीज हम लोगों को इसके लिए भी करना है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n। 1 यहाँ पे क्या हो गया, 1 इक्विवेलेंट वेट को लिया गया है, 1 इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लिया गया है। इक्विवेलेंट पता होगा आपको क्या होता है, इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, ये तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, अगर इसका वेट 1 ग्राम है और इक्विवेलेंट मास भी 1 ग्राम का आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट कहलाएगा। जैसे NaCl का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, NaCl का। ठीक, NaCl का अगर मैं 1 ग्राम लेता हूं, ठीक 1 ग्राम ले रहा हूं, तो इक्विवेलेंट मास भी इसका 1 ग्राम के करीब आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास किस तरीके से 1 ग्राम के करीब आएगा, तो मोलर मास जितना है, जो भी मोलर मास है डिवाइड बाय n फैक्टर करूंगा। n फैक्टर क्या है NaCl का, NaCl का कोई भी सॉल्ट का n फैक्टर जो होगा ना वो उसके केटायन का चार्ज या फिर एनायन के चार्ज के बराबर होता है। तो NaCl का डिसोसिएशन करने पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक ही बस पॉजिटिव आयन आ रहा है तो n फैक्टर इसका 1 होगा। तो इक्विवेलेंट मास जो होगा NaCl का, दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय n फैक्टर करूंगा, n फैक्टर क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, n फैक्टर 1 के बराबर आ रहा है। जो भी चार्ज होता है ना सॉल्ट का जो भी चार्ज होगा, या तो वो कैटायन का हो या तो चाहे एनायन का हो, उनमें से दोनों में से किसी भी एक का लेना पड़ता है। तो पॉजिटिव का सिर्फ एक ही पॉजिटिव आ रहा है तो इसलिए n फैक्टर 1। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास क्या कहा गया, हाँ ये 35.5 और ये NaCl 23, तो 58.5। ठीक है, 58.5 इसका मोलर मास है, तो 58.5 डिवाइडेड बाय n फैक्टर क्या है 1, तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना आ गया 58.5। इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 58.5। ठीक है, अब इसी इक्विवेलेंट मास के बराबर अगर वेट मेरा होता है, इक्विवेलेंट मास कितना है 58.5। ठीक, 58.5, और अगर मैं वेट भी लेता हूं NaCl का 58.5, ठीक, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaCl को मैंने यूज किया है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी सा एक सॉल्वेंट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा, मतलब बीकर में हमने पानी ले लिया, उसमें NaCl के 58.5 ग्राम्स डाल दिए, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन रहेगा, जो भी कंडक्टेंस ये शो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, समझ में आया क्या?
Yes, sir. बताइए। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि NaCl का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वाला जो सॉल्यूशन रहेगा वही मोलर कंडक्टेंस वाला सॉल्यूशन होगा। मतलब जितना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा उसका उतना ही मोलर कंडक्टेंस होता है। अगर मैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात करूं तो 1 मोल मुझे NaCl डालना पड़ेगा और 1 मोल NaCl कितना ग्राम के बराबर होता है? 58.5 ग्राम के ही बराबर। ठीक है, तो इनमें वेरिएशन कब आता है? जब एन फैक्टर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एन फैक्टर, अब यहाँ पे एन फैक्टर 1 ही था तो फिर 1 था तो करके फॉर्मूला के बेसिस पे वो जितना मोलर मास आया उतना ही इक्विवेलेंट मास आ गया उसका, तो वेट भी उतना ही लेना पड़ गया हम लोग। तो इसका मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम ही हो जाएगा। ठीक है, NaCl के केस में, हालांकि फिर अलग अलग केसेस में अलग अलग सॉल्ट के बेसिस पे अलग अलग वैल्यूज आएंगे। चल ठीक, तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व किया गया है और इसको सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो वैल्यू आता है K × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी के बराबर आता है। ठीक है, K × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी के बराबर आता है इसका वैल्यू। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूलेज हैं इसके मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ये वाला फॉर्मूला हो गया और एक मोलर कंडक्टेंस का वाला फॉर्मूला हो गया। कुछ और फॉर्मूलेज हैं उसको भी लिख लीजिए जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस का इसके अलावा और क्या फॉर्मूला होता है? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कैटायन, ठीक है, मोल्स ऑफ कैटायन इनटू आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस मोल्स ऑफ एनायन इनटू आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ठीक है, मोल्स ऑफ कैटायन इनटू आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। इस चीज को कॉपी में लिख लीजिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ये जो आयनिक कंडक्टेंस होता है किसी भी आयंस के लिए, आयनिक कंडक्टेंस होगा, उसका जो यूनिट होगा यहाँ पे, यूनिट विल बी इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसमें होना चाहिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में होना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा। वैसे ही जिस तरीके से इसके लिए एक फॉर्मूला है, वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैप PQ से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन के बराबर होता है। बोलने का मतलब यहाँ पे मोल्स इंक्लूड नहीं। ठीक है, यहाँ पे मोल्स इंक्लूड नहीं। ओके, यहाँ पे मोल्स इंक्लूड नहीं। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए। और यहाँ पे जो आयनिक कंडक्टेंस होंगे उसका जो यूनिट होगा वो होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, इस तरह से ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. ये तो फॉर्मूले से याद रखिए। इन केस अगर आपको जो आयनिक कंडक्टेंस है सिर्फ ओम इनवर्स में ही पूछा, आयनिक कंडक्टेंस है उसका जो यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स दिया गया है और आपको निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू, तो आप किस तरीके से करेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ये चार्ज म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय म्यू पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय म्यू नेगेटिव। ये जो होता है ना वो चार्ज है, चार्जेस, ये कैटायन का चार्ज और ये एनायन का चार्ज। ठीक है, ये चार्ज ऑफ कैटायन है और ये चार्ज ऑफ एनायन। जैसे NaCl होता तो चार्ज कितने कितने हैं? 1 चार्ज है, तो 1 चार्ज है। वैसे ही अगर AgCl2 हो गया, AgCl2 के केस में क्या हो जाता है? Ag के ऊपर +2 का चार्ज है और Cl में 1 नेगेटिव का चार्ज, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम लोग? जब इन दोनों का जो वैल्यू है ना वो इस वाली यूनिट्स में दिया हो। ठीक है, इन दोनों का जो वैल्यूज है वो कौन सी यूनिट्स में दिया हो?
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मिल गया, ठीक है। तब जाकर के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। बाकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन के बराबर होगा, ठीक है। और इन दोनों का जो यूनिट्स है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स के बराबर होता है, ठीक। एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा क्या है। हो गया क्या ये चीज, बताइए। यस सर। ठीक, एक क्वेश्चन बताता हूं, उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है सोडियम आयन का, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है सल्फेट आयन का, 2 नेगेटिव आयन का, विच इज इक्वल्स टू 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट, इसको ये जो इनफिनाइट बोला गया है ना वो इनफिनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं उसको। मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन होता क्या है बाद में बताता हूँ उस चीज को। मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर Na2SO4, Na2SO4, इसके लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू क्या होगा, इसके वैल्यूज दिए हुए रहते हैं आयनिक कंडक्टेंस के, तो इसका हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है ये, जैसे कि Na2SO4 डिसोसिएट कैसे होगा, Na2SO4 डिसोसिएट करेंगे तो 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ऐसे ही डिसोसिएट होने वाले हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कैटायंस जनरेट हुए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन जो जनरेट हुआ है वो कितना है 2 है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन कितना जनरेट हुआ है सिर्फ 1। तो हम लोग क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब फॉर्मूला को देख लीजिएगा, वापस से नहीं लिख रहा हूं मैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन को पहले लिखूंगा 2, ठीक है, इनटू जो आयनिक कंडक्टेंस है कैटायन का, आयनिक कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 50। अभी मैंने बात किया वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स को साइमन भी लिखा जाता है, तो ये साइमन, ठीक है। तो 50, ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये ओवरऑल ये क्या यूनिट है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये जो एनायन है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक। तो 1 इनटू कितना है इसका आयनिक कंडक्टेंस सल्फेट आयन का 160, तो 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दोनों ही सेम यूनिट्स में है, प्लस किए जा सकते हैं तो दोनों को प्लस कर लीजिएगा। 50 ये 100 प्लस 160 दोनों सेम यूनिट्स के हैं, तो एक बार मैं बाहर निकालता हूँ, तो 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 260 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालिए एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर Na2SO4, तो कैसे निकालेंगे उस चीज को वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस समझ में आ गई ना, काफी इजी है, बहुत बेसिक सा चीज है। यस सर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, ये कॉल्ड्रस लॉ में आता है ना, ये सब चीज कॉल्ड्रस लॉ का अलग से डिस्कस करेंगे ही बाद में, बाकी इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझ में आ जाए, सो दैट फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है वो डायरेक्टली समझ में आ जाए, इसलिए मैं डिस्कस करते रहा हूँ यहाँ पर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को किस तरीके से निकालेंगे, आप देखिए हम लोगों को जो आयनिक कंडक्टेंस है उसका वैल्यू साइमन्स में दिया हुआ है, दिया है ना, साइमन्स सॉरी मोल इनवर्स में दिया हुआ है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में दिया हुआ है,
बट अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मुझे निकालना होता तो डायरेक्टली मैं आयनिक कंडक्टेंस को प्लस कर देता। कौन से केस में? उस वाले केस में जब इनकी जो वैल्यूज हैं, इनके जो यूनिट्स हैं, वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स में दिया हुआ रहता। बट अभी तो ऐसा नहीं है, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला पढ़े ना, उसके बेसिस पे निकालेंगे। ये वाला चीज समझ में आ गया ना? इसको हटा रहा हूं मैं। तो देखिए, अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, दिस विल बी इक्वल टू, दो फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने। सबसे पहला वाला फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग आयनिक कंडक्टेंस को प्लस कर देते थे, बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या था? इसका जो यूनिट है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स में होना चाहिए था, बट नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द कैटायन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द एनायन, है ना? समझ में? अब आयनिक कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? 50। तो आयनिक कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? 50। ठीक है, 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक, ऐसा। डिवाइड बाय चार्ज। अब चार्ज कहां से पता करेंगे? यहां से। कैटायन का चार्ज कितना है? +1 का, तो इसलिए 1। ठीक है, चार्ज के बस यूनिट ही लिखना है, माइनस प्लस नहीं करना है इसमें। प्लस क्या हो जाएगा? आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन 160 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है सल्फेट आयन में? 2 नेगेटिव का, तो इसलिए 2। ठीक है, समझ में आया? इसलिए 2। दिस विल बी इक्वल टू 50। अब दोनों सेम यूनिट्स पे हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये 80 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 130। 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर। समझ में आया? इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर है क्या? बताइए। Yes, sir. यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, हो गया ना? अब देखिए, एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, एक और फॉर्मूला है। अब मोलर कंडक्टेंस समझ में आ गया हम लोगों को, है ना? पहले तो कप्पा हम लोगों ने समझा, उसके बाद मोलर कंडक्टेंस हमने समझा, और फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी हमने समझ लिया। ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल ऐसे बन सकता है। इन दोनों के बीच में ना एक रिलेशन भी होता है। अब वो रिलेशन क्या है, उस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला फर्क। अब आप देखिए, लास्ट वाले केस में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा था? मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू, अच्छा, अब इसी में से देखिए डायरेक्टली मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू 260 कितना आ रहा था? 260 आ रहा था। ठीक है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं इस फॉर्मूला से। सेम सॉल्वेंट है, सेम आयनिक कंडक्टेंस की सेम वैल्यूज हैं, इस फॉर्मूला में पुटअप करके देखते हैं कि एक्चुअल वैल्यू वही वाला आ जाएगी। ठीक, तो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू, मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना आया? 130। ठीक है, 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अभी फिलहाल यूनिट नहीं लिख रहा, इनटू एन फैक्टर। अब बताइए इसमें एन फैक्टर कितना होगा? अगर सॉल्ट एसोसिएट हुआ है तो उसका एन फैक्टर कितना होगा? बताइए अब। सर 2 होगा ना? 2 होगा, एग्जैक्टली 2 होगा। टोटल चार्ज ऑन कैटायन और टोटल चार्ज ऑफ एनायन, फिर से बोल रहा हूँ, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायन। देखिए, टोटल चार्ज ऑन एनायन कितना है? 2 नेगेटिव। टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना है? एक सोडियम में एक पॉजिटिव, बट यहाँ पे तो 2 सोडियम है। 2 सोडियम नहीं बोलते हैं इसको, 2 मोल सोडियम बोलते हैं। ठीक है, 1-2 नंबर में काम नहीं होता, मोल्स में काम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मोल सोडियम है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2। यहाँ पे दो चार्ज हो गया, 2 सोडियम है,
एक सोडियम का एक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव, 2 सोडियम का कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे से भी 2 ही आ रहा है, दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू लेना है तो इसलिए इंटू 2 करेंगे। 13 टू 26 260 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, तो वही वाला चीज आ रहा है। यस ठीक है, सर। समझ में आ गया ये चीज, इतना चीज समझ में आ गया। इस चीज को कॉपी में लिखिएगा, नोट्स में नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे देता हूं। आयनिक कंडक्टेंस पोटेशियम का दिया हुआ है 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, और आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है कार्बोनेट आयन का, टू नेगेटिव आयन का, दैट इज इक्वल्स टू 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स का। ठीक है, ऐसा हम लोगों को निकालना है कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर K2CO3। ये क्या होगा? ठीक है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और ये मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज के निकालिएगा। क्या क्या वैल्यूज आ जाते हैं आप एक बार फिर से खुद से ही चेक कर लीजिएगा, फिर बाद में 170 आएगा इसका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स के बराबर, और इसका आएगा 340। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आएंगे, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक, खुद से प्रैक्टिस करके देखिए इसको। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पीडीएफ में। ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों के यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स तो हम लोग ने वैसे ही देख लिया, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट जो था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर था, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो यूनिट था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स के बराबर था। ठीक है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया गया है और कहीं पे इक्विवेलेंट लिखा गया है। इक्विवेलेंट के टर्म्स में डायरेक्टली इक्विवेलेंट को ले लिया गया है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट भी आ सकता है या फिर ग्राम इक्विवेलेंट भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यूनिट्स रहता है। तो ये आया कैसे है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, बट फिर भी लिखा हुआ है तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे हम लोग मोलर कंडक्टेंस था, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल करके आया था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी है सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन था इसकी यूनिट को हम लोग 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम था एमएल के टर्म्स में, है ना, एमएल के टर्म्स में था ये वाला वॉल्यूम। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीलीटर आया, मिलीलीटर पर मोल, मतलब एक ही मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, उसका एमएल में यूनिट्स निकला था हम लोगों का, एमएल पर मोल, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ये जो एमएल होता है 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सेंटीमीटर के टर्म्स में हम लोगों को लेना है तो 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 1 ml को हटा दिया और सेंटीमीटर क्यूब को रख दिया यहाँ पे, तो सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या दे देगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसका यूनिट जो होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर होता है। सिमिलरली ये इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स या फिर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों यूनिट्स को याद रखिएगा। तो ये जितने भी सारी यूनिट्स है ना, अभी हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया, जो भी फॉर्मूला डिस्कशन किया, तो उन सभी में यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, है ना, कंडक्टेंस का सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिलहाल, इसमें जी से रिप्रेजेंट किया गया, चलो जी से ही रिप्रेजेंट करो। जी का यूनिट होता है ओम इनवर्स। ठीक है, जी का यूनिट होता है ओम इनवर्स, डायरेक्टली यूनिट्स भी आ सकता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ ओम इनवर्स साइमन। ठीक है, साइमन को ऐसे वैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ओम इनवर्स मुंह बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, बट फिर भी याद रखिए।
ठीक, इसके बाद फिर रज ये हो गया। फिर उसके बाद क्या था, हाँ रेजिस्टिविटी था। रेजिस्टिविटी का यूनिट डिस्कशन किए कि नहीं? फिर निकाल लेंगे। नहीं है सर, नोट में नहीं है। नहीं किए हैं? कोई बात नहीं, अपन नहीं। डिस्कस कर ही लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं फिर। आप Yes. लिख लीजिएगा क्या आएगा उसका, देख लीजिए आपको। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या निकल करके आता है? रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, यहीं पे से R इंटू ए डिवाइड बाई एल। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। ए का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो ओम सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहां से भी आप फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जो कंडक्टिविटी होता है, कप्पा जो होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है ना, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। और कप्पा का जो यूनिट होता है, कप्पा इज इक्वल्स टू, कप्पा का जो यूनिट होता है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ऐसा। तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये किसका यूनिट हो जाएगा? फिर रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। तो ओम सेंटीमीटर वही चीज है। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया, इन सभी के यूनिट्स को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो फिर से मैं लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस इसका ओम होता है, कंडक्टेंस ओम इनवर्स होगा, म्हो होगा और साइमन होगा। ठीक, फिर रेजिस्टिविटी का ओम सेंटीमीटर होगा, ओम मीटर भी हो सकता है ना। ठीक है, ओम मीटर भी हो सकता है, ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है। वैसे ही कप्पा का यूनिट कितना होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिर इसके बाद मोलर कंडक्टेंस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स या फिर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, इस तरह से ये सभी यूनिट्स को ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक है, डायरेक्टली यूनिट से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पे। डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है सॉल्यूशंस पे, कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा? तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, कंडक्टेंस क्या है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, आयंस कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं, उसी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। तो डाइल्यूशन करने का बोलने का मतलब कंसेंट्रेशन को कम करना। कोई भी सॉल्वेंट है, अभी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, उसमें पानी को जैसे जैसे हम लोग एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, उसमें पानी को हम लोग जैसे जैसे डालते जाएंगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, मतलब और ज्यादा डाइल्यूट होने लगेगा वाला सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट होने लगेगा तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन उस इलेक्ट्रोलाइट का, वो कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कम हो रहा। ठीक है, तो उससे होता क्या है, डाइल्यूशन बढ़ने से कंसंट्रेशन तो कम हो रहा है। ठीक है, इससे होगा क्या, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको मीडियम बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने लगेगा, जिसकी वजह से आयंस का जो मूवमेंट रहता है ना वो काफी आसानी से होने लगेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, बहुत कम अमाउंट ऑफ, तो जितने भी कैटायन और एनायंस रहेंगे वो उसी एरिया पे कन्फाइंड रहेंगे, मतलब उसी एरिया पे बंधे हुए रहेंगे। जैसे ही पानी का अमाउंट बढ़ा देंगे हम लोग तो उसका मीडियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो रहेंगे, जो स्टार्टिंग में बहुत क्लोज थे, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करने की वजह से लोग फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे, वो अब बहुत दूर दूर रहेंगे, जिसकी वजह से काफी आसानी से मूवमेंट होगा। इसलिए कंडक्टेंस का जो वैल्यू रहता है वो इंक्रीज कर जाता है विद डाइल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस का जो वैल्यू रहेगा विद डाइल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया ये वाला बात? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलने का मतलब ये कि कोई भी सा आयन गया है, कोई भी सा इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लोग पानी में डाले हैं तो वो कितने अपने आयंस में कितना अमाउंट में डिसोसिएट होता है।
दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आपको पता होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में जाने के बाद कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे अपने आयंस में, ठीक है, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, NaCl हो गया, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो पानी में जाने के बाद, मतलब सॉल्वेंट में जाने के बाद, अभी सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ मैं पानी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, इसलिए पानी की जगह में हमेशा सॉल्वेंट ही है, ठीक है। तो वाटर में जाने के बाद वो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, वो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 मोल उसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, ठीक, वैसे ही CH3COOH आएगा। तो ये सभी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में जाने के बाद अगर मैं 2 मोल डाल रहा हूँ इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल मैंने सॉल्वेंट में डाला, तो कंप्लीटली 2 मोल आयनाइज नहीं होने वाला, मतलब ये आयंस में जा करके कंप्लीटली 2 मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन प्लस 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयंस नहीं बनाने वाला है, ठीक है। कुछ अमाउंट हो सकता है 1.5 मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन ही डिसोसिएट हो पाया हो, ठीक है। हो सकता है कि 1.3 मोल्स ऑफ NH4OH का जो कंपाउंड है वही डिसोसिएट हो पाया हो, मतलब कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं लोग, ठीक है। तो दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब पानी का एडिशन करना, जैसे जैसे पानी का एडिशन करते जाते हैं तो उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई चेंज नहीं आता। स्टैटिक कंडीशन में भी जितना डिसोसिएशन हुआ था उतना ही डिसोसिएशन अभी भी रहेगा, ठीक है। बट सेकंड वाले केस में जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लिया जाता है, जैसे जैसे डाइल्यूशन को इंक्रीज किया जाए, मतलब जैसे जैसे पानी को इंक्रीज किया जाता है, कंसंट्रेशन कम होगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन धीरे धीरे करके बढ़ता है इसमें, ठीक। तो किस तरीके से बढ़ता है उसको भी देखिए। जैसे CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड ये डिसोसिएट हो रहा है एसिडेट आयन और H पॉजिटिव आयंस में, ठीक। इनिशियल टाइम में मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का C था, उस पर्टिकुलर टाइम में ये 0 रहेगा। कुछ समय बाद इस चीज को आपने काइनेटिक्स में बहुत बार देखा होगा, ठीक। तो कुछ समय बाद कंसंट्रेशन जो है, इसका कंसंट्रेशन में से कुछ अमाउंट डिसोसिएट होता है, C अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो बनेगा कितना, इसका भी C अल्फा बनेगा और इसका भी C अल्फा बनेगा, ठीक है, बनेगा ना यही। तो यस सर। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा, जो भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आया है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। दैट विल बी इक्वल टू, इस पर्टिकुलर टाइम में, टाइम t इक्वल्स टू t पे C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा के बराबर होगा। C माइनस C अल्फा को C इंटू 1 माइनस अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने पे C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा के बराबर आता है। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा कम हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू अल्फा से बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, C अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू C अल्फा के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू C अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो वैल्यू रहेगा वो उसको किस तरीके से निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट K अपॉन C से निकालें, ठीक है। ये एक तरीका है इसको निकालने का, ठीक है। ये एक तरीका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एक और है, अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर कंडक्टेंस दिया हो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, मान लीजिए कि ये हमारा CH3COOH है, CH3COOH है, इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में इसका मोलर कंडक्टेंस कुछ ना कुछ अमाउंट आ रहा है, ठीक है। इसको और ज्यादा स्पेसिफाई करता हूं तो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे ना, उसमें अब वो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस चीज को, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा।
अब वो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाते जाऊंगा तो आयनिक जो कंडक्टेंस होता है ना वो इंक्रीज ही होगा, फिर वो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। दोनों का रीजन क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग वाले का पहले डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग वाले के केस में जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाया जाएगा, आयंस जितने डेसोसिएटेड थे उतने ही डेसोसिएटेड रहेंगे, आयंस का अमाउंट तो बढ़ने वाला नहीं है। इन केस अगर आयंस का अमाउंट बढ़ता तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज्यादा होता है बोलेंगे, और कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। बट ऐसा केस तो नहीं हो रहा है इसमें। इसमें किस वजह से इसमें किस वजह से कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, इसमें इस वजह से कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे पानी ऐड होते जाएगा, मीडियम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लग जाएंगे, और उन लोगों का आयंस, उन पर्टिकुलर आयंस का जो मूवमेंट होगा वो बहुत आसानी से फ्री मूवमेंट होने लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन काफी आसानी से होने लगता है। ठीक है, ये कौन सा केस हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे आप पानी को ऐड करते जाएंगे, मतलब डाइल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे, तो उसमें डेसोसिएशन तो होगा ही होगा। मतलब शुरुआत में 0.5 मोल्स बस इलेक्ट्रोलाइट, हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, थोड़ा स्लो, तो थोड़ा मैं फास्ट ये बोल रहा हूँ कि फिर वो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, हम डाइल्यूशन करने पे चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाले हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट डाले हो, दोनों का ही कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। ठीक है, दोनों का ही क्या होता है, दोनों का ही कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। जैसे कि यहां पे बोल रहा हूं, चाहे मेरा ये एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, ये एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, 2 मिनट इसको हटा देता हूं, ये एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही सॉल्यूशन में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बोलने का मतलब HCl से, अभी फिलहाल HCl का एग्जांपल लेकर के सब, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, चलो CH3CWH। ठीक है, इसको लेकर चलो, अब ये ना मान लो 1 लीटर का पानी है, दोनों में ही 1 लीटर का पानी है, इसमें एसिटिक एसिड डाला गया है, इसमें HCl डाला गया है। इसमें अब मुझे दोनों ही पानी में डाइल्यूशन करना है, दोनों में ही क्या करना है, डाइल्यूशन करना है। डाइल्यूशन करना बोलने का मतलब पानी का एडिशन, और तो इसमें फिर से 1 लीटर और डाला, इसमें भी फिर से 1 लीटर डाला। इनिशियल कंडीशन में इसका कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा। ठीक है, इसका मोलर कंडक्टेंस को फिलहाल मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, HCl का 1 लीटर के केस में, 1 लीटर के केस में कुछ ना कुछ कंडक्शन रहा होगा। वैसे ही एसिटिक एसिड का 1 लीटर के केस में कुछ ना कुछ कंडक्शन तो रहा ही होगा, कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ तो शो ही कर रहा होगा ये। ठीक है, 1 लीटर के केस में जैसे ही हमने दोनों में पानी डाला, मतलब 2 लीटर का सॉल्यूशन बनाया, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा वो बढ़ जाता है, इसका भी कंडक्टेंस बढ़ जाता है HCl का। ठीक है, 2 लीटर के केस में, और HCl का ये एसिटिक एसिड का भी कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ने लगता है। आप डाइल्यूशन दोनों में ही कर रहे हैं तो दोनों ही केस में क्या होगा, कंडक्शन बढ़ेगा। इसमें कंडक्शन क्यों बढ़ रहा है और इसमें कंडक्शन क्यों बढ़ रहा है, उस चीज को आप डिस्कस करते हैं। पहला वाला केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब 1 लीटर का सॉल्यूशन डाला हुआ था, इसमें 1 मोल मान लो HCl को डाला था, तो कंप्लीटली 1 मोल HCl जो है ना वो कंप्लीटली डेसोसिएटेड ही था इसमें, मतलब 1 मोल H पॉजिटिव आयन था इसमें और 1 मोल Cl नेगेटिव आयन था ही इसमें। डाइल्यूशन बढ़ाने से ये हुआ कि इन लोगों के बीच में ना डिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से इनका जो फ्लो है काफी आसानी से होने लगा, जिस वजह से इसका कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया ये वाला बात, इसमें कंडक्टेंस क्यों बढ़ा, समझ में आया क्या, बताइए। ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं इसमें, मतलब अब देखो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगर दूर दूर रहेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें जो अमाउंट है वाटर का अगर बढ़ा दिया गया, तो फिर उस केस में इन दोनों आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो काफी आसानी से मूव करेंगे इन लोग सॉल्यूशन में, करेंगे कि नहीं बताइए। यस सर। ठीक है ना, करेंगे ना।
चलिए, तो ये करेगा तो फिर इसलिए इसका कंडक्टेंस बढ़ रहा है 2 लीटर में, ठीक है। इसका रीजन यही है। इसमें क्या रीजन है, इसके इलेक्ट्रिसिटी, इसके जो कंडक्टेंस के बढ़ने का क्या रीजन है, इसके पास 2 रीजन। पहला रीजन ये, जैसे ही आपने डाइल्यूशन किया, जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हैं, तो इसमें इनिशियल कंडीशन में अगर 1 मोल डाला था एसिटिक एसिड, तो वो कंप्लीटली 1 मोल एसिटिक एसिड डिसोसिएट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे नेचर के होते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते ही नहीं है। हमने जैसे ही डाइल्यूशन किया, मतलब पानी का एडिशन किया, तो जितने इनिशियल कंडीशन में आयंस थे उसके अमाउंट में अब आयंस का नंबर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका डेसोसिएशन बढ़ गया है। डाइल्यूशन करने की वजह से डेसोसिएशन बढ़ गया है, इसका डेसोसिएशन बढ़ गया है। तो इनिशियल कंडीशन में मान लो 4 मतलब 2 एसीटेट आयन थे, 2 एसीटेट आयन थे और 2 H पॉजिटिव आयन था। अब डाइल्यूशन करने के बाद ना 10 एसीटेट आयन हो गए, 10 एसीटेट आयन हो गए और 10 H पॉजिटिव आयन हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है कि नहीं। और दूसरा बात ये, सेम रीजन इसकी तरह, इसमें मीडियम भी बहुत ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन कम, अट्रैक्शन कम होगा और काफी आसानी से मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, समझ में आया ये वाला बात। यस सर। हाँ, तो इसमें यही चीज समझा रहा था कि इन दोनों में ही कंडक्टेंस बढ़ता है, इन दोनों में ही कंडक्टेंस बढ़ता है। इसका रीजन क्या है कंडक्टेंस बढ़ने का, इसमें मीडियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम लगता है और काफी आसानी से ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस बढ़ जाता है। इसमें ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस भी है और साथ साथ इसमें आयनाइजेशन भी बहुत आसानी से हो रहा है, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ डेसोसिएशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक पर्टिकुलर, अब देखो, अब मैं ये चीज समझ में आ गया ना, अब मैं डिग्री ऑफ डेसोसिएशन पे आ रहा हूं धीरे से। डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, इसमें बात करूंगा क्या मैं डिग्री ऑफ डेसोसिएशन के बारे में, क्या हमें इसमें डिग्री ऑफ डेसोसिएशन के बारे में बात, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन बोलने का मतलब पहले समझ लीजिए कि जितना अमाउंट दिया गया है उसमें से कितना अमाउंट डेसोसिएट हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 10 मोल दिया था, 10 मोल HCl का सॉल्यूशन दिया हूं, 10 मोल HCl का सॉल्यूशन दिया हूं, इसमें से कितना मोल्स HCl का सॉल्यूशन डेसोसिएट हुआ है, आयनाइज हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है तो हर जितना मोल डाले हैं आप उतना मोल कंप्लीटली आयनाइज हुआ होगा, तो 10/10 करूंगा तो ये 1 आएगा। हमेशा इसका वैल्यू, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन का वैल्यू 1 आने वाला है। एसिटिक एसिड का केस है, एसिटिक एसिड के केस में 10 मोल एसिटिक एसिड मैंने दिए हैं, उनमें से ना सिर्फ 3 मोल डेसोसिएट हुआ है, सिर्फ 3 मोल डेसोसिएट हुआ है। मतलब जितना डेसोसिएट होता है ऊपर में लिखते हैं और जितना अमाउंट डाले हैं हम लोग उसको नीचे लिखते हैं, तो सिर्फ 3 मोल डेसोसिएट हुआ है। तो डिग्री ऑफ डेसोसिएशन कितना हो गया इसका 0.3। कितना परसेंटेज डेसोसिएट हुआ है 30% डेसोसिएशन हुआ है। इसमें हमेशा 100% का डेसोसिएशन होता है, इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज का डेसोसिएशन होता है। तो बताइए इसमें डिग्री ऑफ डेसोसिएशन के बारे में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करना चाहिए हम लोगों को, नहीं नहीं करना चाहिए। डिग्री ऑफ डेसोसिएशन के बारे में किस में बात करेंगे हम लोग, इसमें बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। समझ में आया वाली बात। सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही नहीं, तो कैसे बात करेंगे। क्या चीज का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हाँ के वही केस तो में बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो ये तो अल्फा के बारे में, वही मैं समझा रहा हूँ कि अल्फा के बारे में इसमें बात नहीं करने वाले हम लोग। किसके बारे में, किसमें बात करनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। यस सर। समझ में आया? तो अल्फा, अल्फा अभी हमने देखा, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अल्फा को निकालने का एक तरीका है। कौन सा तरीका है, ये वाला तरीका। ये फॉर्मूला है हमारे पास अल्फा को निकालने का। क्या है फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू √k/c, √k/c। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है किसको निकालने का, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन को निकालने का। डिग्री ऑफ डेसोसिएशन समझ में आ गया क्या सभी को, कि डिग्री ऑफ डेसोसिएशन होता क्या है, ठीक है। कि कितना अमाउंट हम लोग डाले हैं और उसमें से कितना अमाउंट ने डेसोसिएट किया है, वही होता है डिग्री ऑफ डेसोसिएशन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसका ना एक और फॉर्मूला बता, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, ठीक। ये होता है फॉर्मूला। ये दोनों चीजों को समझाता हूं क्या है, ध्यान से समझिएगा।
जैसे अभी अभी हम लोग बात, अच्छा ये फॉर्मूला हट गया, मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, 1 लीटर से 2 लीटर किया, 2 लीटर से मान लो 3 लीटर कर लेते हैं, 3 लीटर से 4 लीटर कर लेते हैं, दोनों ही केस में। तो डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस दोनों में ही इंक्रीज हो रहा था ना, यहाँ तक एग्री करते हुए चलिए, कर रहे हैं इस बात को अग्री? यस सर। ठीक, अब एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आता है जहां पे ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन करने के बाद उनका ना कंडक्टेंस फिक्स हो जाता है। ठीक है, मतलब ना ही वो बढ़ता है ना ही वो कम होता है, सेचुरेटेड हो जाता है, मतलब सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है वहां पे ना। कंडक्टेंस जितना भी बढ़ा लो आप डाइल्यूशन, कंडक्टेंस बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, इतना डाइल्यूशन आने के बाद उस पॉइंट को बोला जाता है इनफिनाइट डाइल्यूशन। क्या बोला जाता है? इनफिनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया? यस सर। समझ में आया क्या? ठीक, उसी को बोला जाता है इनफिनाइट डाइल्यूशन। और उस पर्टिकुलर इनफिनाइट डाइल्यूशन में जितना भी अमाउंट ऑफ मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू होगा उसी को बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे कंडक्टेंस भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, या फिर मोलर कंडक्ट, अभी मैं कंडक्टेंस बोल रहा हूं तो मेरा मतलब मोलर कंडक्टेंस ही है, अभी मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहा, तो मोलर कंडक्टेंस ही है। तो जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होने लगता है, बट एक सर्टेन पॉइंट आने के बाद, एक सर्टेन डाइल्यूशन आने के बाद मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होता। उस पर्टिकुलर डाइल्यूशन को बोला जाता है इनफिनाइट डाइल्यूशन। और उस डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू आता है उसको बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, क्लियर? अल्फा को निकालने का एक और तरीका जिसमें लिखा गया है मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो अगर अल्फा का वैल्यू मुझे जानना है तो ये मोलर कंडक्टेंस एट सी को निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और ये मोलर कंडक्टेंस एट सी क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट सी, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि इनिशियल कंडीशन में हमारे पास ये बीकर था, 1 लीटर का पानी था, 1 लीटर के पानी में 1 मोल एसिटिक एसिड को हमने डाल दिया था। ठीक है, 1 मोल एसिटिक एसिड को हमने डाल दिया था, तो कितने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था ये? कितने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था? 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था। ठीक है, जैसे ही हमने पानी डाला इसका जो जैसे ही हमने पानी डाला 1 लीटर और पानी डाल दिया, तो 1 लीटर पानी डालने के बाद जो कंसंट्रेशन हुआ इसका, वो कितना कंसंट्रेशन का हो गया? 0.1 मोलर, 0.5 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5, 0.5 मोलर का, 0.5 मोलर का कंसंट्रेशन हो गया। फिर 1 लीटर डालने के बाद, 1 लीटर पानी डालने के बाद, और फिर 1 लीटर हम लोग जब पानी डालें तो ये कितना हो जाएगा? 0.33 मोलर का कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हर एक स्टेज में अलग अलग कंसंट्रेशन आ रहा है। यस सर। जैसे 1-1 लीटर पानी डाल रहा हूं मैं तो डिफरेंट कंसंट्रेशन आ रहे हैं। तो आप खुद से बताइए, एकदम प्रैक्टिकल होकर के, मतलब प्रैक्टिकली सोच करके बताइए कि जैसे जैसे हम लोग पानी ऐड करते जा रहे हैं तो इस वाले कंसंट्रेशन में मैं बोलता हूं कि इसका डिग्री ऑफ डेसिसिएशन है 1, इसमें डिग्री ऑफ डेसिसिएशन है 2, इसमें डिग्री ऑफ डेसिसिएशन है 3। पहली बात तो ये कि हर एक कंसंट्रेशन में डिग्री ऑफ डेसिसिएशन का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए कि नहीं? यस सर। होना ही चाहिए, क्योंकि डाइल्यूशन हुआ है तो डिग्री ऑफ डेसिसिएशन चेंज होता है उससे। ठीक, अब बताइए अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, इन तीनों में से इसका ऑर्डर क्या रहेगा? कौन बड़ा रहेगा और कौन सबसे कम रहेगा?
सर अल्फा 3 के केस में ज्यादा डिसोसिएशन। हाँ एग्जैक्टली, अल्फा 3 सबसे ज्यादा, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 1। ठीक है, यही चीज समझ में आया? ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये जो मोलर कंडक्टेंस है ना एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, तो इनमें से कोई वैल्यू रहेगा। मतलब हम एक 1 मोलरिटी के सॉल्यूशन में कितना मोलर कंडक्टेंस आ रहा है उस चीज के वैल्यू को यहाँ पे डालें। वैसे ही अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इतना कंसंट्रेशन में 0.5 मोलर का अगर मेरा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, तो उस पर्टिकुलर केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, अल्फा 2 का वैल्यू कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इतना कंसंट्रेशन में कितना मोलर कंडक्टेंस आ रहा है उसके वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, समझ में आया? मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन से तो मुझे क्या निकल करके आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे से। सर ठीक है, हाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस का मान 1 हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा तो। नहीं 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 नहीं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 1 नहीं होने वाला है यहाँ पे। मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू 1 कैसे होगा, उसका तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर वगैरह वगैरह मिल जाता है। अल्फा का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और सर यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला कॉन्सेप्ट है ना, क्या क्या बोले? वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, ये यहाँ पे वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला केस बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग अल्फा के बारे में किसमें बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू हमेशा 1। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है आप लगाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसीलिए पहले मैंने वो बताया कि अल्फा किसके लिए कैलकुलेट किया जाए। अल्फा हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो 1 ही आने वाला है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहले फिर से ऑर्डर से चलते हैं। पहले मैंने ये बताया कि अल्फा किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग के लिए करते हैं कि वीक के लिए करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें पूरा डिसोसिएशन होता ही है, वीक के लिए ही किया जाता है। फिर हमने ये बात किया कि जब जब डाइल्यूशन को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो जो कंडक्टेंस का वैल्यू है वो चेंज होता है। कंडक्टेंस का वैल्यू किस तरीके से चेंज होता है, दोनों ही केस में बढ़ता है। दोनों ही केस में क्यों बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग वाले केस में ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस बढ़ते हैं, वीक वाले के केस में ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन उसके साथ साथ डिसोसिएशन भी बढ़ता है, इसलिए इसमें कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। दोनों में ही कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ गया। अब इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात आई यहाँ पे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 तरीके से निकाला जाता है, एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इससे निकालेंगे, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इससे निकालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे जैसे कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। उस चीज को हमने यहाँ पे सीधे प्रूफ किया। समझ में आया? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं तक था। बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये सारी चीजें जो आपने समझा उस चीज को एक बार फिर से देखिएगा। अब आते हैं इनके बारे में, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और इनफिनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन पे क्या फर्क पड़ता है, इन सभी चीजों पे क्या फर्क पड़ता है जब हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अब आप खुद सोचिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, बताइए पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, हाँ कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर खुद से देंगे। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें पहले ना 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा था, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा था। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, उसको 1 लीटर बना दिया, 1 लीटर का बना दिया, पानी डालने के बाद 1 लीटर का बना दिया। जितने नंबर ऑफ आयंस थे उतने ही नंबर ऑफ आयंस रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस जितना है उतना ही रहेगा, बस इसमें क्या हुआ, डाइल्यूशन बढ़ा, मतलब मीडियम बहुत सारा हो गया। अब बताइए इनिशियल कंडीशन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस और फाइनल कंडीशन में जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इन दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलने का मतलब सिर्फ इतने एरिया में
सिर्फ इतना 1 ml का जो सॉल्यूशन रहेगा उसका कंडक्टेंस का वैल्यू कितना है? सर इनिशियल क्या वाले होगा? का वैल्यू ज्यादा होगा। हाँ, इनिशियल वाले का वैल्यू इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी नंबर ऑफ आयन थे, मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में इसी पर्टिकुलर एरिया में 5 आयन था, 5 पॉजिटिव का 5 नेगेटिव का। जैसे ही हमने पानी डाल दिया, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव में से तीन पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ चले गए और 2 नेगेटिव आयन ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, 3 पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ चले गए, 2 नेगेटिव आयन ऊपर की तरफ चला गया। बच कितना गया? यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन बच गया और यहाँ पे 3 नेगेटिव आयन बच गया। इनिशियल कंडीशन में 10 थे टोटल आयन, फाइनल कंडीशन में 5 रह गए, 5 आयंस रह गए। तो नंबर ऑफ आयंस अगर कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टेंस कम हो जाएगा। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है विद डाइल्यूशन कम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन पर ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस, हेंस वैल्यू ऑफ K डिक्रीजेस। ठीक, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू द ईज इन फ्लो ऑफ आयंस व्हिच कंटिन्यू टिल द इनफिनिट डाइल्यूशन। वही चीज है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। मोलर कंडक्टेंस जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ने लग जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस बढ़ जाता है उसमें। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में सेम रहेगा, मोलर कंडक्टेंस का केस जैसे रहता है वैसे ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। इनफिनाइट डाइल्यूशन सेम, इस चीज को बता चुका हूं मैं, उस चीज को रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन बोला जाता है। इसी को मोस्टली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कभी इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, कभी नॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक, यस। So denoted by this and this. At point of volume, a point of volume where conductance of solution is saturated, called infinite dilution. ठीक है, इस बारे में बात कर लिया था, फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मतलब हिंदी में बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ वॉल्यूम मतलब एक ऐसा वॉल्यूम का पॉइंट जहां पे कंडक्टेंस जो रहता है ना सॉल्यूशन का सैचुरेट हो जाता है, मतलब रुक जाता है, उतना ही रहता है, उसके बाद फिर ना कंडक्टेंस फर्दर बढ़ता नहीं है डाइल्यूशन करने पे। तो वही वाला जो कंडक्टेंस रहेगा उसको मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे। फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, जीरो डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये 3 टाइप के डिफरेंट नाम है उसी चीज के। मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हो आप, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हो आप, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हो आप। तीनों के लिए सेम नाम। ठीक, मतलब सेम चीज के लिए 3 नाम अलग। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा अल्फा का वैल्यू 100% रहेगा, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 रहता है। तो नो चेंज इन डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन, इसके बारे में अभी बात कर लिया। इसमें डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन में कोई चेंज नहीं आता, बट क्या होता है कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, मोबिलिटी ऑफ द आयंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है? इसलिए इसमें कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। समझ में आया? सेम चीज इस चीज को बता दिया था, इसको ग्राफ के फॉर्म में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा वाला केस है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला केस। देखिए इसमें वाई एक्सिस में मोलर कंडक्टेंस शो किया गया है, एक्स एक्सिस में कंसंट्रेशन को शो किया गया है। ठीक है, कंसंट्रेशन को शो किया गया है। वाई एक्सिस में मोलर कंडक्टेंस हो, एक्स एक्सिस में कंसंट्रेशन को, ठीक, मतलब अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को। तो इस तरफ से हम लोग जब इस तरफ जाएंगे, मतलब कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन का वैल्यू कम हो रहा है तो देखिए धीरे धीरे करके कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है क्या? यस सर, है ना। अब यहाँ पे c अंडर रूट c इज इक्वल्स टू 0 अगर आ गया, मतलब c इज इक्वल्स टू 0 हो गया, कंसंट्रेशन 0 हो गया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी कंडक्टेंस का वैल्यू आएगा उसको मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन बोला जाएगा। ग्राफ भी यही बोल रहा है। ठीक है, यस सर। इस ग्राफ में जो स्लोप जाता है वो नेगेटिव स्लोप जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, काइनेटिक्स आपने पढ़ा है, बहुत ही ग्राफ्स बनाए हैं, तो देख लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ बन रहा है, तो y यहाँ पे कौन है? मोलर कंडक्टेंस। ठीक है,
m कौन है, m क्या है, स्लोप बताता है, स्लोप को हम लोग a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये स्लोप कैसा स्लोप है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव से शो करते हैं, ठीक है। एम एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, अंडर रूट सी, तो अंडर रूट सी प्लस एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस रेट पे। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला बन करके आएगा मेरा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन माइनस ए अंडर रूट सी। किसी किसी बुक में ए को बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए, मेन इक्वेशन को याद रखना आपको, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और उसका जो मेन इक्वेशन बनता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन माइनस ए अंडर रूट सी, ठीक। अब देखिए ये वाला जो ग्राफ है वो कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन गया। अब इसको ऐसे ही निकाला भी ऐसे ही जाता है, पता है, हम लोग एकदम से देखते हुए नहीं रहेंगे कि कौन से कंसंट्रेशन में जा करके एकदम सैचुरेशन वाला पॉइंट आ रहा है। इसका ग्राफ जो रहता है वैसे ही स्ट्रेट लाइन की तरह आता है। हम लोग ये नहीं देखते रहेंगे कि कंसंट्रेशन जीरो कब आएगा, इसका मतलब इसका मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कहाँ पे जाकर के एकदम सैचुरेट हो जा रहा है। हम इसके जो ग्राफ होता है ना, मतलब इसका जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन का जो वैल्यू रहता है उसकी कुछ वैल्यूज निकालेंगे और इसी वैल्यूज की ना एक्स्ट्रापोलेशन से बोलने का मतलब इसी वैल्यू को ऐसे करके सीधा लेकर के जाते हुए जिस भी पॉइंट पे एंड होगा ना उसी को हम लोग इनफिनाइट डाइल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब उसी पॉइंट को हम लोग कंसंट्रेशन जीरो कंसिडर करेंगे और उसी जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम लोग मानेंगे कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वैल्यूज है ना, कंप्लीट हर एक वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं किया जाता, कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे उसके बाद फिर इसी के एक्स्ट्रापोलेशन से, एक्स्ट्रापोलेशन मतलब उसी के ग्राफ को सीधा सीधा आगे बढ़ा करके जो भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना वही इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू है। खैर ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, आपको इस चीज को याद रखना फॉर्मूला, ठीक। चलिए अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। जैसे कि हमने बात किया वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो रीजंस होते हैं, एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है, दूसरा कंडीशन ये था कि ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस बढ़ते हैं। तो उसका ग्राफ इसकी तरह नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह नहीं आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करने लगोगे तो सडन इंक्रीज देखने को मिलता है हम लोगों को। सडन इंक्रीज किस वजह से आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ गए हैं, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और साथ साथ ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस की वजह से धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे करके नहीं, एकदम इंस्टेंटली मोलर कंडक्टेंस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब इसके ग्राफ को हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन से नहीं निकाल सकते, ठीक है, मतलब इसको एक्स्ट्रापोलेट करके इस वाले ग्राफ कहाँ ही एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ना, इनफिनाइट में जाकर के, इनफिनाइट मोलर कंडक्टेंस पे जाकर के इसका वैल्यू शो करें। तो इसलिए इसके वैल्यूज को हम लोग वैसे ही नॉर्मली मैनुअली निकालते हैं, मतलब सैचुरेशन पॉइंट जब तक नहीं आ जाता तब तक निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू बहुत कम होता है अल्फा से, तो इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे और साथ साथ मीडियम भी बढ़ रहा है तो फिर मोबिलिटी ऑफ आयंस भी बढ़ता है इसमें। तो इसलिए एक्स्ट्रापोलेशन से इसके ग्राफ के एक्स्ट्रापोलेशन से तो मोलर कंडक्टेंस का एट इनफिनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू तो नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हम लोग यूज करते हैं कॉलरश लॉ का, ठीक है। अब ये कॉलरश लॉ है क्या, इसका एप्लीकेशन पार्ट हमने डिस्कस कर लिया बट फिर भी देख लीजिए। कॉलरश लॉ बोलता क्या है, हाँ हाँ बोलिए, ठीक है सर, ठीक है सर। क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं सर, इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो वही बोल रही थी शॉर्ट में इसको कर देते क्या सर करके। ठीक है सर, ये जरूरी है इसके लिए और रखना जरूरी। एक्चुअली आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, चलिए देखिए नेटवर्क इशू हो रहा है सर। अच्छा ऐसा क्या, एक बार फिर से रीजन करके देख लीजिए आप। आते हैं हम कॉलरश लॉ पे, सेम चीज है, एप्लीकेशन पार्ट है इसका। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कोई भी सा इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है ना उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, उनके आयन की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के समेशन के बराबर।
ठीक है, उनके इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस के समीशन के बराबर होता है। तो ये जैसे HCl का इलेक्ट्रोलाइट है, HCl का इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू किसके बराबर होगा? द समेशन ऑफ इट्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस। ठीक है, HCl जो इलेक्ट्रोलाइट है मेरा, HCl इलेक्ट्रोलाइट जो है, इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन का जो वैल्यू होगा वो बराबर किसके होगा? समेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। मतलब H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन से मिलकर के बना है ना ये, तो ये इन दोनों के समेशन के बराबर है। वैसे ही NH4Cl का NH4 आयन और Cl नेगेटिव है आयन के मोलर कंडक्टेंस की समेशन के बराबर है। ठीक है, वैसे ही H2O का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के समेशन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको निकाला गया है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आप अगर निकालना चाहेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का किस तरीके से निकाल सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड माइनस HCl, मतलब सिर्फ आयंस को हम लोगों को इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कैसा होगा, किसके बराबर होगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर OH नेगेटिव आयन, इसके बराबर होगा, है नहीं? तो हम लोगों को इसको इस तरीके से अरेंज करना है सो दैट कि हम लोगों को इसको इस तरीके से अरेंज करना है, इन सभी को इस तरीके से प्लस माइनस करना है सो दैट कि हम लोगों को फाइनल इक्वेशन में ये दोनों मिले। तो देखिए उसको किस तरीके से किया गया। अमोनियम क्लोराइड को किस तरीके से लिखा जा सकता है? आयनिक कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, माइनस करेंगे HCl को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे से क्लोराइड आयन का, क्योंकि मुझे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्लोराइड आयन नहीं चाहिए तो क्लोराइड आयन को हटाना पड़ेगा, तो HCl के वैल्यू को हम लोग माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। तो HCl के वैल्यू में HCl का जो मोलर कंडक्टेंस है उसमें H पॉजिटिव भी आ रहा है और Cl नेगेटिव भी आ रहा है, तो Cl नेगेटिव तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, H पॉजिटिव को भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो H पॉजिटिव को कहाँ से माइनस करना पड़ेगा? यहाँ से। ठीक है, ये H2O के केस से। ठीक है, तो H2O के केस को प्लस किए, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, OH का बच जाएगा और अमोनियम का बच जाएगा, तो ये दोनों अब बच जाएंगे, तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन एक कराता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जैसे अच्छा सेम ही है, सेम चीज है, बस वैल्यूज पुट किए गए। क्वेश्चन है मतलब सेम ही आयंस है। देखिए जैसे यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 149.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये उसके बाद फिर OH नेगेटिव आयन का दिया है, Cl नेगेटिव आयन का दिया है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर OH नेगेटिव आयन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। एक्चुअली जो आयंस होते हैं ना उन लोगों का मोलर कंडक्टेंस ऐसे लैम्डा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर H पॉजिटिव आयन दिया हुआ है, OH नेगेटिव आयन दिया हुआ है और Cl नेगेटिव आयन दिया हुआ है और Cl नेगेटिव, इन दोनों के वैल्यूज दिए हुए हैं। क्या क्या वैल्यूज दिए हुए हैं? 198 और 76, 198 सेम यूनिट और 76 सेम यूनिट। उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH
क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? कुछ से एक बार ट्राई कर सर देखिए। फर्स्ट में सेकंड को क्या क्या जोड़ेंगे करना और है उसी थर्ड। को, हाँ वो डायरेक्टली बता दीजिए एक बार खुद से, मैं आंसर लिख देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा। बताइए ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड है। ये नेट में भी आ जाता है इसका क्वेश्चन। सर फर्स्ट में आप सेकंड को जोड़ेंगे और थर्ड को घटा देंगे तो बन बस जाएगा। सिंपल सा है, ठीक। तो फर्स्ट में से सेकंड को जोड़ना है और थर्ड को माइनस कर देना है, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये नेट में ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन एकदम 2 मार्क्स का आते ही, ऐसे टाइप के आते ही हैं सर। नेट में, नेट में सेट में भी आता है ये वाला। तो काफी इजी इजी क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको बिल्कुल छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। चलिए, तो आज का क्लास वैसे लंबा हो गया, बट मैं ईएमएफ को बस और डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ईएमएफ को हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, मैं बताया था आप लोगों को कि ईएमएफ डायग्राम होता है, एक लेटिमर डायग्राम होता है, इन आउट ऑफ सेल, इसी से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये उसी का पार्ट है बस। बहुत ये लंबा हो चलिए, आज जाएगा का क्लास सर। यहीं पे एंड। हाँ हाँ ठीक है, आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। आप एक बार इसको देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया गया है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा क्लास में। ठीक, चलिए।